जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के साल भर के जो करंट अफेयर्स है वो कवर कर रहे हैं यूपीएससी 2021 के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने जनवरी 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स है पॉलिटी से रिलेटेड उनको कवर किया। अब आज के इस लेक्चर में हम फरवरी पर आने वाले हैं। फरवरी में 2020 में जितने भी करंट इश्यूज हुए हैं पॉलिटी से रिलेटेड वो हम कवर करेंगे, जिससे कि यूपीएससी 2021 में प्रीलिम्स या मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। जैसा मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी करंट अफेयर्स हो, है ना, कंबाइंड ऑफ जितनी भी मंथली करंट अफेयर्स के जो मैगजीन्स आती है प्लस बाकी भी अगर मुझे कोई करंट अफेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंट लगते हैं तो सभी मैं यहाँ पर कवर कर लूँगा। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है, क्योंकि जब आप शेयर करते हो ना उससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, है ना। और अगर आपको फायदा हो रहा है तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा और बढ़ेगा। इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह ही आप लीजिए। इसमें आपको बस करना क्या है, शेयर की बटन दबाकर जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पर आपको फॉरवर्ड कर देना है। फेसबुक बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ आपको शेयर करना है ना। काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपको जो फाउंडेशन कोर्स है यूपीएससी का 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, 2022 के लिए कर रहे हो, 2024 के लिए कर रहे हो, तो फाउंडेशन कोर्स के लिए एमएम एकेडमी जो है उसके थ्रू आप पढ़ सकते हो, है ना। एमएम एकेडमी क्या है उसके पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर फाउंडेशन कोर्स है, जहाँ पर पूरी तरीके से आपको जो कोर्सेस हैं यूपीएससी से रिलेटेड वो देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं फरवरी का 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं। यहाँ मेरे बोल बच्चन जो है पूरे कंप्लीट हो गए। तो पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, इसलिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको फॉलो करना है, मयूर मोगरे सर्च करना है और फॉलो करना है। बाकी आपकी क्वेरीज है तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा पकड़ा किसका भारी है वो बताऊँ तो मेंस का ज़्यादा पकड़ा भारी है। मेंस में आपको इस पर काफ़ी डिटेल में सीधा क्वेश्चन जो है आ सकता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है और काफ़ी सारे जो बुद्धिजीवी उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको रोका जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने यहाँ पर मैंडेटरी किया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि जितने भी उनमें लोग आए हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी वहाँ पर आए हैं, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पर आपको पब्लिश करनी होगी। और आपको ये भी बताना होगा कि आपने अगर कोई ऐसे व्यक्ति को चूज किया है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है ना, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, तो आपने इसके ऊपर इसको चूज क्यों किया है ये भी आपको डिटेल बताना पड़ेगा। और यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसको मैंने चूज किया क्योंकि इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा थे, विनेबिलिटी ज़्यादा थी, ऐसा आप नहीं बता सकते हो, ये फालतू की चीज़ है ना। तो ये आप नहीं बताओगे, आपको प्रॉपर रीजन बताना पड़ेगा क्यों आपने इसके ऊपर इसको चूज किया, जबकि इसके ऊपर तो क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, इसके ऊपर है, तो क्या बात क्या है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। मतलब ये इस तरीके से हो गया जैसे यूपीएससी इंटरव्यू होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग फेक करते हैं, जो नहीं है वो भी बताते हैं और करना पड़ता है यूपीएससी इंटरव्यू। उसी तरीके से यहाँ पर भी कि हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें लगता था कि ये हमारे पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेटेडली काम कर सकता है, हमारे पार्टी में ये हो सकता है ना। मेन मुद्दे कुछ और ही रहते हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर हो रहा है सारे राज खोल दोगे क्या मित्रों, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब बैकग्राउंड यहाँ पर देखते हैं। क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स का, इसका मतलब है कि जो पार्टिसिपेशन है क्रिमिनल्स का इलेक्टोरल प्रोसेस में उसका बढ़ना, उसे हम कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। मतलब पॉलिटिकल जो भी सिनारियो है, एमएलए बोलिए, एमपी बोलिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल लोग चुनकर आ रहे हैं तो वहाँ हम कहेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन बढ़ने का क्या है, यहाँ पर मतलब ड्रॉबैक क्या है। देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही हमें देखने को मिलता है कि जो एमपीज होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं लॉ मेकर। वो कौन होते हैं, लॉ मेकर। अब लॉ मेकर जो बनने जा रहा है वो पहले लॉ ब्रेकर था। कोई भी अगर किसी ने कोई क्राइम किया, अपराध किया है, क्राइम का मतलब क्या है, जो कानून बनाया गया है उसको तोड़ना, तब हम कहते हैं उसने क्राइम किया है। अगर हमारे यहाँ पर मर्डर करना एक क्राइम ना हो तो किसी ने अगर मर्डर किया है तो क्राइम कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। हमारे यहाँ पर मर्डर करना ये क्राइम है, एक लॉ बनाया गया है, उस लॉ को तोड़ रहा है वो मर्डर करके,
तो मतलब लॉ ब्रेकर जो है वो यहाँ पर लॉ मेकर बनने जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो उसने कहा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक्सट्रीमली डिजास्टर्स एंड लेमेंटेबल सिचुएशन। अब देखिए ये जो होता है ना, ये से जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स अगर आप लिखते हो मेंस में तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसी के साथ इंक्रीज ऑफ 109% 2019 में। मतलब कितना ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन बढ़ चुका है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत सारे जो एमपीज है डिक्लेयर किया गया सीरियस क्राइम जो उनके अगेंस्ट में पाए गए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उन्होंने एनालाइज किया है कि यहाँ पर कैंडिडेट जो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं उनके जीतने के डबल चांसेस होते हैं। समझ रहा, मतलब किसी ने अगर क्राइम किया है तो उसके जीतने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर अगर कोई बोलकर आता है कि हाँ मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, उसके जीतने के चांसेस डबल हो गए। वही अगर बोलता था हाँ मैं हूँ नायक, जीतने के चांसेस कम हो गए। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज को, सेंटर हो या स्टेट। उन्होंने कहा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स, उन पर क्या पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस है ना, वो आपको यहाँ पर पब्लिश करने पड़ेंगे, जितने भी आपके अकाउंट्स हो, इंक्लूडिंग ट्विटर, इंक्लूडिंग फेसबुक, जहाँ जहाँ पर आपके सोशल अकाउंट्स है वहाँ पर आपको पब्लिश करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योर वेबसाइट। ठीक है, और ये भी बताना पड़ेगा कि उनको सिलेक्ट करने के पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, और ये जो रीज़न आप बता रहे हो ये नहीं हो सकता कि विनेबिलिटी ज़्यादा है, इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है तो जीतने वाले को हम लेंगे ना कि हारने वाले को क्यों हम लें। तो ये यहाँ पर रीज़न नहीं हो सकता है। ये जो डिटेल है आपकी वेबसाइट पर, लोकल वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, है ना, सभी जगहों पर आपको पब्लिश करना पड़ेगा। एंड जो डिटेल्स है वो विद इन द 48 आवर्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स से ग्रेव कंसर्न क्यों एक प्रॉब्लम का मुद्दा है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इफिशियंसी है हमारे लेजिस्लेचर की उसको अफेक्ट करता है, जहाँ पर पुअर गवर्नेंस आता है ना। मतलब आप सोचिए ना, ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि कोई एक बंदा है, ठीक है, वो नहाता ही नहीं है, हफ्ते हफ्ते भर नहाता नहीं है, और वो दूसरों को अगर ज्ञान फैल रहा है कि नहीं नहाना बहुत जरूरी है, हम कानून बना रहे हैं कि हमारे घर में रोज हर कोई नहाएगा, तो ये इस तरीके का हो जाता है। खुद ही नहीं नहा रहे हो, दूसरे के लिए कानून बना रहे हो, है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पर फायदा लेना हो जाता है कि हम रोज नहाने वाले नहीं है, हमको नहाना नहीं है रोज, ठीक है। तो हम अगर कानून बनाने वाले बन जाए तो हमको पूछने वाला कौन है कि तुम नहाए कि नहीं नहाए। हम छोड़ो यार, हम नहा रहे कि नहीं नहा रहे रोज, तुम नहा रहे हो कि नहीं नहा रहे हो ये बताओ, ये पूछने वाला ही नहीं रहेगा कोई। इससे वो क्या चाहते हैं कि यार हम बन जाए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पुअर गवर्नेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। खुद अगर कोई चीज़ वो नहीं कर रहा है तो कैसे वहाँ पर बता सकता है ना। यहाँ पर लो एथिकल एंड मोरल वैल्यूज जो है वो भी यहाँ पर रिवील करता है कि सही मोरल वैल्यूज नहीं है, सही एथिकल वैल्यूज नहीं है ना। लॉज जो है वो यहाँ पर हमें आर्बिट्री देखने को मिल सकते हैं कि अपने मन से यहाँ पर कानून जो है बनाए जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसका मिसयूज यहाँ पर किया जाता है पर्सनल गेन के लिए, जहाँ पर लॉ ऑफ द लैंड जो है उसका यहाँ पर पतन हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ क्वालिटी जो है कैंडिडेट्स की जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर बेटर गवर्नेंस के लिए नहीं होते हैं, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कैंडिडेट लड़ रहा है, उससे हमें पता चलता है हमारा गवर्नेंस किस तरीके से होने वाला है। गवर्नेंस और गवर्नमेंट आपको पता है ना, हमारे जो गवर्नेंस का कोर्स है MM एकेडमी, गवर्नेंस का जो कोर्स है वो आप सभी ने देखा होगा। गवर्नेंस के कोर्स में मैंने आपको गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस में प्रॉपर डिफरेंस बताया हुआ है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पेरेंट्स से, है ना। मतलब समझ लो आपके मम्मी पापा जो है वो आपके पेरेंट हैं, और आपके मम्मी पापा आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वो गवर्नेंस है, वह उनका पेरेंटिंग है। उसी तरीके से हमारे लिए जो प्रधानमंत्री है, जो भी सरकार का ढांचा है वो गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट हमें किस तरीके से ट्रीट कर रही है, उसमें हमारे लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे लिए जो वेलफेयर स्कीम्स लाई जा रही है, हमारे लिए जो भी किया जा रहा है वो उनका गवर्नेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नेंस जो है, बेटर गवर्नेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या होता है यहाँ पर, जब क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे जो लोगों का फेथ है वो भी डिग्रेड हो जाता है, जुडिशरी भी डिग्रेड हो जाता है। क्योंकि यार जुडिशरी, सोचिए आप, जुडिशरी में कोई केस चल रहा है किसी अगेंस्ट में, और वो मतलब सरकार बना लिया उसने। एक बार सरकार देखा होगा आपने सिंघम मूवी, वो क्या बोलता है, इतिहास उठाकर देख लो, आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर को सजा नहीं हुई है। कहाँ से आया कॉन्फिडेंस, इससे लोगों का जो भरोसा है वो उठेगा या नहीं उठेगा, बिल्कुल उठेगा। ये हमें देखने को मिलता है। रीजंस क्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सबसे पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या होता है कि एक वोट बैंक मिल जाती है, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका वट होता है अपने एरिया में, लोगों में खौफ होता है ना। तो यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है कि यार ये सारे वोट तो वो तो मिल ही जाएंगे,
बराबर है, मतलब क्रिमिनल को अगर खड़ा कर दिया वो तो जीत कर आ ही जाएगा, इसलिए तो डबल चांसेस हो जाते हैं ना। करप्शन क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके रिटर्न्स आपको मिलेंगे, उसके रिटर्न्स आपको मिलेंगे। मतलब आपने अगर गोल्ड लिया है तो गोल्ड के भाव बढ़ जाएंगे, उसमें आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ज़मीन ली है, फ्लैट लिया है, घर लिया है, उसके आपको रिटर्न्स मिलेंगे, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्शन में पैसा खर्च हो रहा है, जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन में रैलीज वगैरह निकलती है ना, उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है उसको इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि अगर ये जीत जाएंगे तो मतलब हमको हाई रिटर्न जो है वो मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे हाई रिटर्न भाई साहब, सैलरी तो उतनी है, तो हाई रिटर्न कैसे मिलेंगे? करप्शन, करप्शन उसके थ्रू मिलेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रिमिनल एंड यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी सही तरीके से दोनों का तालमेल बैठ जाता है करप्शन करने के लिए। इनइफिशियंसी जो है इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो यहाँ पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिमिनलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। देन यहाँ पर जस्टिस, रूल ऑफ लॉ डिनाई कर देना, डिनायल ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी का लैक रहना। इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्या होता है, किसको खड़ा करना है, किसको क्या करना है, सभी की सहमति के साथ हो, उसे हम कहते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो हाई पावर्ड है, जो हाई अथॉरिटी है वही यहाँ पर डिसाइड करती है, बाकी लोगों का कोई लेन देना नहीं होता है। तो ये सारे कारण हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के। अब इम्पैक्ट क्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का? इम्पैक्ट है कि पब्लिक का फेथ जो है जुडिशियल मशीनरी में ये टूट जाता है, उनको लगता है कि नहीं यार ये मतलब बड़े लोग हो गए, अब होने नहीं वाला कुछ। देन यहाँ पर टेंटेड डेमोक्रेसी क्या है कि समझ लीजिए जो यहाँ पर क्रिमिनल है, ठीक है, क्रिमिनल है, वो जीत कर आ रहा है, उसको लोग वोट दे रहे हैं खौफ की वजह से, डर की वजह से, ठीक है, डर की वजह से उसको लोग वोट कर रहे हैं। अब जब डर की वजह से कर रहे हैं तो एक्चुअल में वो उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाह रहे हैं क्या नहीं चुनना चाह रहे हैं? मतलब ये जो क्रिमिनल है क्या ये इनकी आवाज़ उठाएगा क्या? हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या है, जो जनता है, ये ग्रुप ऑफ लोग है, समझ लो 100 लोगों का ग्रुप है, ये अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं कि हमारे तरफ से ये बोलेगा, हमें जो भी चाहिए हमारे तरफ से ये बोलेगा। तब ये अगर क्रिमिनल है और ये 100 लोगों ने इसको उनका रिप्रेजेंटेटिव करके दिल से नहीं भेजा है, डर की वजह से भेजा है, तो ये इनकी हित की रक्षा करेगा, ये तो खुद का देखेगा, सेल्फ मोटिव हो जाएगा। तो लॉ ब्रेकर जो है उनको इलेक्ट कर रहे हैं लॉ मेकर, तो ये बहुत ही सरासर गलत हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए वेरियस कमिटीज़ के ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिले क्रिमिनलाइजेशन के लिए। हमें संथानम कमेटी देखने को मिलती है, उसकी रिपोर्ट 1963, उसमें पॉलिटिकल करप्शन मोर डेंजरस दैन करप्शन ऑफ ऑफिशियल्स एंड रिकमेंडेड ऑफ विजिलेंस कमीशन सेंटर एंड स्टेट के लिए। मतलब जो नॉर्मल करप्शन होता है उससे ज़्यादा भयानक ये पॉलिटिकल करप्शन हमें देखने को मिलता है। देन वोरा कमेटी रिपोर्ट 1993 में आती है, जहाँ पर जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स का उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। देन यहाँ पर पद्मानंद भाई जो कमेटी है पुलिस रिफॉर्म पर, वो हमें देखने को मिलती है। करप्शन जो है द रूट कॉज ऑफ बोथ पॉलिटिसाइजेशन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिस, ठीक है, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन अब वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है, तो इसमें हमें देखने वाला था मोर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनने चाहिए, जिससे जिन पर भी केसेस चल रहे हैं, ठीक है, जो भी पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हैं उन पर जो केसेस चल रहे हैं उसका निवारण फटाफट हो जाए। जिससे क्या है, हमारे यहाँ पर बोला गया है ना कि अगर 2 साल से ज़्यादा कोई हीनियस क्राइम किया हुआ उस पर केस है तो उसको डिबार्ड कर दिया जाएगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, तो वो यहाँ पर हो जाए। स्ट्रिकर इम्प्लीमेंटेशन जो एंटी करप्शन लॉज के वो यहाँ पर होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी ऑडिट मैकेनिज्म वो होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो उनको ज़्यादा पावर देनी चाहिए करप्शन केसेस को देखने की, कि यार उनके भी अभी जैसे बोला जाता है ना इलेक्शन कमीशन एक टूथलेस टाइगर है। ये भी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो ये भी एक टॉपिक आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ टूथलेस टाइगर, तो ये टॉपिक भी निकल कर आएगा। इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो उसको यहाँ पर इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, तो ये वे फॉरवर्ड हमें देखने को। तो अब आपको समझ में आ गया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पर आते हैं प्रिजन रिफॉर्म इन इंडिया। जो भारत है उसमें प्रिजन रिफॉर्म की क्या ज़रूरत है, तो अगर हम न्यूज़ में देखते हैं तो हमें देख रहे हैं रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है जस्टिस अमितव रॉय कमेटी प्रिजन रिफॉर्म पर आई, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने है ना वो देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर प्रिजन में जो हमारे जेल है उसमें रिफॉर्म्स क्या क्या लाने की ज़रूरत है, क्यों लाने की ज़रूरत है, क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। प्रिजन ये स्टेट सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिजन ये स्टेट सब्जेक्ट है अंडर दी 7th शेड्यूल। हमें अलग अलग लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट एक्सक्लूसिवली केंद्र सरकार,
स्टेट लिस्ट एक्सक्लूसिवली राज्य सरकारें एंड कॉन्करेंट लिस्ट दोनों ही प्रिवेल करेगा सेंटर का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, हालांकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रिजन, लेकिन फिर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो यहाँ पर रेगुलर गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि यार देखो ये समस्याएं चल रही है प्रिजन में, तो कैदियों, देखिए कैदी भले वो कैदी हो, भले वो गुनहगार हो, ठीक है, लेकिन स्टिल दे हैव देयर आर्टिकल 21 इंटैक्ट, दे हैव देयर फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21 इंटैक्ट कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये तो उनके पास अधिकार है। ये सिर्फ तब जा सकता है कब, अगर उनको फांसी की सज़ा दी गई, कैपिटल पनिशमेंट दी गई, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है रेगुलर गाइडेंस प्रोवाइड करती है यहाँ पर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2013 में उन्होंने पॉइंट किया था जो रिफॉर्मेटिव स्कीम्स है ना, ये मतलब इतनी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। ओवर क्राउडिंग जो है प्रिजन की वो हमें देखने को, बहुत सारा प्रिजन जो है वो भर जाता है, ओवर क्राउडेड है, अननेचुरल डेथ हमें देखने को मिल रही है, मतलब लोगों की, समझ लो अभी जो पेंडेमिक आया था, पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हुई, क्योंकि पेंडेमिक आया उसकी वजह से बहुत सारे जो कैदी हैं उनको कोरोना हुआ, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। अनहाइजेनिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, खाना सही तरीके का नहीं मिलता है, तो ये भी काफ़ी बड़ी समस्या है। इन रिस्पॉन्स एससी ने सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया 3 मेंबर कमेटी 2018 में। अब यहाँ पर रिफॉर्म की ज़रूरत क्या है, अगर हम प्रिजन देखते हैं तो वहाँ पर रिफॉर्म की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ओवर क्राउडिंग, बहुत ओवर क्राउडिंग हो रही है, मतलब समझ लो जितने हमारे पास जेल की कैपेसिटी है ना, उससे समझ लो डबल, कम से कम डबल जो है वो वहाँ पर कैदी हमें देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से होता क्या है, ये एक इतनी स्पेस है, इसमें समझ लो अगर 2 लोग जो है उनके रहने की जगह है, इसमें समझ लो अगर 4 लोगों को रखा जा रहा है, अब 4 लोग हैं, इनको हो सकता है किसी एक को कोई डिसीज़ हो, तो वो उन लोगों को भी स्प्रेड हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। जो ट्रायल है उसमें डिले होता है, डिले होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर जो ओवर क्राउडिंग है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान ऐसा है जिस पर केस चल रहा है, एक इंसान ऐसा है जो कैदी है ना, ये एक इंसान ऐसा है जिस पर केस चल रहा है, तो मतलब क्या है, इनका ट्रायल जल्दी ना होने की वजह से अभी तक इनको जेल में ही रहना पड़ रहा है। टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, मतलब बहुत सारा टॉर्चरिंग होता है जेल में, है ना, इल ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से रिफॉर्म लाने की जरूरत है। सीवियर स्टाफ क्रंच, जो स्टाफ है वो यहाँ पर हमें पूरी तरीके से देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम है, स्टाफ की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए स्टाफ को वैकेंसी को इंक्रीज, मतलब वहाँ पर उनको रिक्रूट करना है भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है, जैसा हमने देखा कि यहाँ पर हमारे देश में जितनी प्रिजन रखने की जरूरत जगह है उससे ज़्यादा हमें कैदी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ पर कम पड़ता है। जो हेल्थ है, हाइजीन है, फूड है, उसको निगलेक्ट किया जाता है। विमेन प्रिजनर जो उनके भी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। सजेशंस यहाँ पर क्या दिए गए हैं, तो ऑल इंडिया प्रिजन सर्विस होना चाहिए। क्या होता है, अभी हाल ही में और एक चीज़ हुई थी इससे से रिलेटेड, क्या हुआ था कि जो पुलिस है, ठीक है, पुलिस है मतलब आईपीएस समझ लो, आईपीएस, ठीक है, आईपीएस का काम इन्वेस्टिगेशन तक का होता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पकड़ लिया। अब जब वो जेल में जा रहे हैं तब जो आईपीएस है वो वहाँ पर नहीं आ सकते, वो वहाँ पर नहीं आ सकते। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आईपीएस ही जो जेल है, प्रिजनर्स हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं या फिर उनके वहाँ पर रहते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे कानून का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये ना हो इसलिए ऑल इंडिया प्रिजन सर्विस जो है वो यहाँ पर लाई जानी चाहिए, जहाँ से रिक्रूटमेंट तेज़ी से हो सके, फास्ट हो सके। जैसे यूपीएससी देखिए रिक्रूटमेंट फास्ट तरीके से होती है, वैसे यहाँ पर लाया जाना चाहिए। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 इसको एड्रेस रखना चाहिए। मॉडल प्रिजन क्या है यहाँ पर, तो फ्री लीगल सर्विस जो है प्रोवाइड करो, एडिशनल प्रोविजन जो है वुमेन प्रिजनर्स के लिए वो यहाँ पर दो, प्रिजनर सेंटेंस टू डेथ उनके अधिकार यहाँ पर देखो, जो प्रिजन कंप्यूटराइजेशन है उसका मॉडर्नाइजेशन करो, केयर सर्विस जो उस पर फोकस करो, चिल्ड्रन ऑफ वुमेन प्रिजनर्स उनके लिए प्रोविजन लेकर आओ, इंस्पेक्शन जो है प्रिजन का वो यहाँ पर करो, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। ट्रेनिंग एंड को रिलेशनल एक्टिविटीज़ क्या है कि वहाँ पर जो प्रिजन में रहते हैं, लोग रहते हैं, स्टाफ रहता है, उनका ट्रेनिंग सही तरीके से होना चाहिए। जो प्रिजनर्स हैं उनका ट्रेनिंग होना चाहिए। क्या होता है कि वो उनको काम सौंप दिए जाते हैं कि आपको ये बनाना है, आपको ये बनाना है, आपको फलाना बनाना है, ढिमकाना बनाना है, उसकी ट्रेनिंग अगर उनको प्रॉपर तरीके से दी जाए तो एक रोज़गार पैदा कर सकते हैं। मतलब समझ लो कि अगर कोई कैदी है, उसको अगर 2 साल की सज़ा हुई तो 2 साल में उसको अगर हम कोई स्किल वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, तो अपने आप जब वो बाहर निकलेगा उसी चीज़ को एज अ अपना लाइवलीहुड वो बना सकता है ना। तो ये होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, सीसीटीवी बोलिए, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर डेवलप करनी चाहिए। रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जैसा हमने कहा। जो ओपन प्रिजन सिस्टम है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करना चाहिए rather than क्लोज्ड प्रिजन सिस्टम। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं, जो सजेशंस है जो कर सकते हैं। अब लॉयर टू प्रिजन रेशो ये भी सही रहना चाहिए।
ठीक है, जिससे कि सभी इसको लॉयर भी मिले। तो इसमें अगर शुड बी एटलीस्ट 1 लॉयर फॉर एवरी 30 प्रिजनर, ये यहाँ पर रहना चाहिए। हमारे देश में बहुत कम हमें देखने को मिलता है, तो ये भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ कमीशन रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पर दिए गए, जिसको हम अडर कर सकते हैं, जिसके ऊपर चल सकते हैं। जैसे कि अंडर ट्रायल जो है, जिन्होंने 1/3 अपना मैक्सिमम सेंटेंस ऑफेंस का कंप्लीट कर लिया है अप टू 7 ईयर्स, उनको बेल पर रिलीज कर सकते हैं। जो अपना ट्रायल अवेट कर रहे हैं पनिशेबल ऑफेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जिनका 7 साल से ज़्यादा है, उनको भी बेल पर यहाँ पर छोड़ सकते हो जब अगर उन्होंने 1/2 उनकी सेंटेंस कंप्लीट कर ली। ठीक है, मतलब समझ लो अगर 8 साल उसको जेल में रहना है, तो 4 साल अगर वो रह लिया है, तो उसको बेल जो है उस पर हम छोड़ सकते हैं, जिससे ओवर क्राउडिंग जो है वो कम हो जाए। कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन जो है वो यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिकमेंडेशन है। उसी के साथ साथ ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी जो है प्रिजन रिफॉर्म एंड कोरिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन 2007 की रिकमेंडेशन है कि प्रोविजन जो है आफ्टर केयर, क्या है कि एक बार वो जेल से छूट गया चला गया, हमको के लिए देना नहीं है। अरे भैया, अब वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएगा या बिताएगी, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्या हो सकता है उसके जीवन में आगे, क्या उसको ज़िंदगी पूरी भीख मांगते बिताना पड़ेगा, ये भी यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आफ्टर केयर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस जो है वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड अल्टरनेटिव जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंडर्स जो कन्विक्ट किए गए रिलेटिवली माइनर ऑफेंस के लिए, अगर समझ लो किसी ने बटवा विटवा मारा है तो उसे सीधा जेल में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं कि अगर बटवा मारने के लिए समझ लो फॉर एग्जांपल अगर 3 महीने की या 6 महीने की उसको सज़ा हो रही है, जेल टर्म हो रही है, उसका ट्रायल ही 2 या 3 साल चलता है, उसकी बेल करने के लिए कोई नहीं आता है और 2 से 3 साल तो वो जेल में ही सड़ता रहता है। देन उसके बाद उसको ऑफेंस जो है वो होता है कि इसने किया भी नहीं था, अगर या फिर किया भी था, अगर वो हो भी जाता है तो भी 3 से 6 महीने उसके हो गए तो उसको रिहा कर दिया। मतलब जहाँ उसको 3 या 6 महीने गुजारने थे, 2 या 3 साल वो गुजार लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिले इन द ट्रायल। ठीक है, तो कम्युनिटी बेस्ड अल्टरनेटिव जो है वो भी यहाँ पर रहना चाहिए। जहाँ पर माइनर ऑफेंसेस है तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव हम ढूंढ सकते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मेजर्स है जो लिए गए हैं, जैसे कि मॉडर्न प्रिजन सिस्टम जो है कंसेप्चुअलाइज किया गया है मकॉले 1835, प्रिजन एक्ट 1894, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी जो है प्रिजन में वो यहाँ पर लेकर आए। ऑल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी हमें देखने को मिलती है, मॉडल प्रिजन मैनुअल, ऑल इंडिया कमेटी ऑफ जेल रिफॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब ये आपको पता रहना चाहिए क्या क्या हुआ है। विमेन प्रिजनर्स इन इंडिया अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मोर विमेन इन दी पुलिस फोर्सेस, जिससे क्या हो कि वहाँ पर अत्याचार जो है महिलाओं पर वो ना हो प्रिजन में, तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम आते हैं जॉब रिजर्वेशन, प्रमोशन, कोटा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट हमें पता है, फंडामेंटल राइट जिसके तहत अगर हम आर्टिकल 15 देखते हैं, आर्टिकल 16 देखते हैं, तो हमें है ना इक्वालिटी हमें देखने को मिलता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। 16 अगर हम देखते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट में हमें देखने को मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। लेकिन वही सब क्लॉज 4 अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लिए SC ST, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मतलब क्या है यहाँ पर कुछ हम सहूलत रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बराबर है। अभी हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि रिजर्वेशन जो है इन दी अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन अंडर आर्टिकल 16(4) एंड 16(4)A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पर फंडामेंटल राइट नहीं है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समस्या कहाँ पर आती है, समस्या यहाँ पर आती है। समझ लीजिए ये एक बंदा है, ये SC कम्युनिटी से बिलोंग करता है और ये एक बंदा है ये जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये SDM है 2020 बैच का और ये SDM है 2018 बैच का। सीनियर कौन है, ये सीनियर है। बराबर है। अब यहाँ पर DM जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उस पोस्ट के लिए समझ लो SC कम्युनिटी की पोस्ट जो है वो खाली है। तो अब यहाँ पर प्रमोशन जब करना है तो बेसिकली प्रमोशन होना किसका चाहिए, इस बंदे का होना चाहिए क्योंकि ये सीनियर है। लेकिन यहाँ पर जनरल कैटेगरी की पोस्ट खाली नहीं है, यहाँ पर SC कैटेगरी की पोस्ट खाली है, इसलिए इसी को यहाँ पर DM बना दिया जाएगा। मतलब हालांकि ये 2 साल जूनियर है, स्टिल ये 2 साल पहले DM बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो दिया जा रहा है। तो ऐसी आलोचनाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही थी कि जो यहाँ पर जिसने काफ़ी ज़्यादा सीनियर है, जिसको बनना चाहिए, जो डिजर्विंग है, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो हुआ ऐसा कि यहाँ पर जो प्रमोशन है उसमें रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। अब क्या कहा गया डिटेल में हम देखते हैं। कोर्ट ने यहाँ पर कहा आर्टिकल 16(4) एंड आर्टिकल 16(4)A, ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट का टू कंसिडर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, ये यहाँ पर देखें, मतलब स्टेट खुद के हिसाब से देखेगी कि उनको प्रमोशन में
जो रिजर्वेशन है देना है या नहीं देना है। ठीक है, दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, लेकिन देना है नहीं देना है ये स्टेट तय करे, ये गवर्नमेंट तय करे। आपको यहाँ पर अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है आपको कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर बोला गया है स्टेट दे सकती है। जागे हो ना, बोलो फिर पीछे। 16(4)(a) यहाँ पर एम्पावर करता है स्टेट को कि वो प्रोविजन बना सकता है फॉर द रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन ऑफ SC/ST एम्प्लॉइज। समझ रहे हो, यहाँ पर बना सकता है, मेक प्रोविजन। आर्टिकल 4 बोलता है कि यहाँ पर एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास, ओपिनियन ऑफ द स्टेट। स्टेट का ओपिनियन रहना चाहिए कि हाँ हमको देना है। स्टेट यहाँ पर डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है कि रिजर्वेशन दो, अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट। उनको बोल नहीं सकते आप कि दो पैसे, है ना। नहीं तो यहाँ पर कोई आ गया स्टेट के पास कि एक काम करो हमको रिजर्वेशन दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। स्टेट जो है वो बाउंड नहीं है कि उनको रिजर्वेशन जो है SC/ST कम्युनिटी को देना ही पड़ेगा इन द मैटर ऑफ प्रमोशन। यहाँ पर मेंडेमस इशू नहीं हो सकता है। मेंडेमस मतलब क्या, याद कीजिए रिट्स, आर्टिकल 32 रिट्स, उसमें क्या है, उसमें मेंडेमस हमें देखने को मिलता है कि मैंडेटरी। यहाँ पर मैंडेटरी है कि आपको आपका काम करना ही पड़ेगा। याद कीजिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बाहुबली मूवी अगर आपने देखी हो, उसमें जो बाहुबली की माँ है वो कटप्पा को आदेश देती है कि जाओ बाहुबली को मार दो। अब वहाँ पर कटप्पा मना करता है कि मैं नहीं करूँगा, उसके अगेंस्ट में मैंडेमस इशू हो जाता है कि नहीं तुमको मारना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है तुमको मारना पड़ेगा। ये हमें देखना, मतलब सरकारी जो लोग होते हैं उनके लिए वो इशू किया जाता है मैंडेमस, है ना। मैंडेटरी होता है कि आपको काम करना पड़ेगा, जो आपका काम है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का अगर काम है रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, तो उसके अगेंस्ट में मैंडेमस इशू कर सकते हैं कि मैंडेटरी अब आपको काम करना है, आप पीछे नहीं हट सकते। लेकिन जब उनके पास, उनको कंपल्सरी नहीं है, उनको मैंडेटरी नहीं है, तो मैंडेमस इशू कैसे होगा, है ना। मैंडेमस इशू उसमें हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब समझ लीजिए बाहुबली को ये मैंडेटरी नहीं है कि वो आइसक्रीम लेकर आए बाहर से, तो उनको बोले वो अगर आइसक्रीम नहीं लेकर आ रहा है तो नहीं लाएगा। समझ रहे हो ना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम आते हैं इनर लाइन परमिट पर। इनर लाइन परमिट आपने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में। इनर लाइन परमिट क्या होता है, उससे पहले एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। किसी भी देश में अगर आपको जाना है, समझ लीजिए आपको अगर USA जाना है, आपको अगर यूरोप जाना है, आपको अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आपको क्या लेना पड़ता है। सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट रहना चाहिए हमारे देश का। दूसरा होता है वीज़ा लेना पड़ता है उस देश का, जिस देश में हम जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा क्या होता है, चाबी होती है कि मतलब हमारे देश में आप पधार सकते हो, आओ हमारे देश, ठीक है, ये एक चाबी होती है। अब हमारे देश में अगर देखा जाए, हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के तहत हमें आज़ादी मिलती है कि हम भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर एंटर करने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़े, तो जी हाँ ये सही है। कुछ जगह ऐसी है हमारे देश में जहाँ पर अगर आपको एंटर करना है, जहाँ पर एंट्री लेनी है, तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। ये वीज़ा ही होता है इनर लाइन परमिट। लाइन के अंदर आने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा, यही होता है इनर लाइन परमिट। समझ में आ गया, मतलब हमारा देसी वीज़ा इनर लाइन परमिट। तो रिसेंटली क्या हुआ है, मणिपुर जो उसने लॉन्च किया है ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रैवलर्स टू सीक इनर लाइन परमिट, ठीक है। तो ये जो आपको पूरे शेड में दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी यहाँ पर इनर लाइन परमिट जो है उसमें आते हैं, ठीक है। पहले मणिपुर जो है वो नहीं आता था, लेकिन CAA आ गया। CAA इनर लाइन परमिट में लागू नहीं हो रहा था, वहाँ पर जो लोग हैं उन पर लागू नहीं हो रहा था, तो उसने भी अपने आप को इनर लाइन परमिट में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर ये लागू होता है, पूरी यहाँ पर जगह जो है वो दी हुई है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ILP क्या है, इनर लाइन परमिट क्या है। तो ये बेसिकली एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो अलाउ करता है इंडियन सिटीजन्स को कि वो यहाँ पर किसी स्टेट जो है प्रोटेक्टेड जो रीजन है उसमें एंटर कर सकते हैं, उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेनर्स को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है टूरिस्ट प्लेस विजिट करने के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इनर लाइन परमिट के। एंड कॉन्सेप्ट जो है ये हमें बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट जो है वहाँ से देखने को मिलता है, जिससे कि लोगों को रोका जाता था वहाँ पर आने के लिए, जिससे कि ब्रिटिशर्स जो है उनके यहाँ पर अपना वर्चस्व बना दें। इनर लाइन परमिट इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जिस स्टेट में आपको मणिपुर में जाना है वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए कुछ इम्पैक्ट इससे नेगेटिव भी होते हैं। जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं, टूरिज्म जो है वो अफेक्ट होता है,
है ना। अब ये क्यों किया जाता है, इनर लाइन परमिट किया क्यों जाता है, क्यों यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं? तो देखिए ये जो पर्टिकुलर एरियाज है ना, ये जो पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पर इनर लाइन परमिट लागू हो रहा है, ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज हमें देखने को मिलते हैं, ट्राइबल एरियाज। अब ट्राइबल एरियाज जो है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, ट्राइबल लोग हैं, उनकी अपनी एक डिफरेंट कल्चर है, उनका अपना डिफरेंट एरिया है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब सब कुछ उनका अलग है तो वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। बाहर के लोग अगर आएंगे वहाँ पर सेटल होते रहेंगे, बाहर के लोग आएंगे, उनका एक कल्चर डाइल्यूट हो जाएगा, जिससे उनका वर्चस्व यहाँ पर खत्म हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब दूसरा हमें देखने को मिलता है स्कोप ऑफ एरर, इनकन्वीनियंस जो है विजिटर्स को वो वहाँ पर होता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो अवॉइड कर देंगे, जिससे क्या होगा, टूरिज्म नहीं होगा। देन मार्जिनलाइजेशन, यहाँ पर जो बीच में ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स लोग रहते हैं उनमें टसल होती रहती है कि कौन यहाँ पर माइग्रेट होकर चला जाएगा, है ना, झगड़े होते रहते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम आते हैं 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो उन्होंने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ 22nd लॉ कमीशन विद अ टर्म ऑफ 3 years। तो लॉ कमीशन जो है वो यहाँ पर आ रहा है। लॉ कमीशन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। फर्स्ट लॉ कमीशन जो स्टैब्लिश किया गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा 1834 में, किसके द्वारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 प्रिसाइडेड ओवर बाय लॉर्ड मकॉले। याद कीजिए हमारे जो पॉलिटी की सीरीज है, पॉलिटी का कोर्स है, उसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसमें ये सब कुछ अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। फर्स्ट लॉ कमीशन जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1955 में, यहाँ पर सेताल वेद चेयरमैन थे। तो यहाँ पर जो नाम होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको सीधा एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। सेताल वेद, ये लॉ कमीशन जो है नॉन स्टेटरी बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एवरी 3 years, ठीक है। तो अभी 22nd लॉ कमीशन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे रिपोर्ट जो इनके द्वारा दिए जाते हैं। अब बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं, 21st लॉ कमीशन ये हमें चौहान के अंडर में देखने को मिली थी, स्टैब्लिश की गई थी 2015 में, टेन्योर इसका 2018 में खत्म हुआ। और रिपोर्ट जो सबमिट की गई, वर्किंग पेपर जैसे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन बोलिए, लोकसभा असेंबली की यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलिए, उस पर यहाँ पर चर्चाएं हुई, ठीक है। अब 22nd लॉ कमीशन अगर हम देखते हैं तो इसका कंपोजिशन, इसमें फुल टाइम चेयरपर्सन रहने वाले हैं, यूजुअली रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट जजेस है वो रहते हैं, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं। 4 फुल टाइम मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और यहाँ पर 5 पार्ट टाइम मेंबर्स है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। टर्म ऑफ रेफरेंस, इसमें क्या रेफरेंस लिया जा रहा है, क्या क्या यहाँ पर देखा जा रहा है। तो आइडेंटिफाई लॉज जो ज़रूरत नहीं है, जो रिलेवेंट नहीं है, उनको इमीडिएटली हम रिपेल कर सकते हैं, ठीक है, खत्म कर दो। जो अभी रिलेवेंट ही नहीं है उनको खत्म कर दो, मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। एग्जामिनिंग द एग्जिस्टिंग लॉज, जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको एग्जामिन करो, है ना, इन द लाइट ऑफ DPSP जो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें इंप्रूवमेंट रिफॉर्म जो है वो सजेस्ट करो, जैसे कि राइट टू वर्क हो गया, है ना। तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। राइट टू वर्क मनरेगा जैसा है, तो क्या हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनकी व्यूज़ जो है किसी भी सब्जेक्ट पर जो लॉ एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो यहाँ पर देखा जाए। जो रिक्वेस्ट है फॉर प्रोवाइडिंग रिसर्च किसी फॉरेन कंट्री में वो यहाँ पर देखी जाए। जो मेजर्स है, कुछ ऐसे मेजर्स है वो लिए जाए जहाँ पर हम लीगल प्रोसेस जो उसको और ज़्यादा गरीबों के लिए ओरिएंटेड बना सकते हैं, कि और ज़्यादा गरीब लोग जो है वो यहाँ पर जस्टिस ले, जिससे न्यायपालिका जो है हमारी न्याय जो है हमें सब कुछ सबको मिले, जिससे इक्वालिटी जो है वो यहाँ पर हम सस्टेन कर सकें। सेंट्रल एक्ट जनरल इंपॉर्टेंस के जो उसको यहाँ पर रिवाइज करें। तो ये कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट पर। देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने स्टैटिक इसमें अच्छे तरीके से कवर किए हुए, ठीक है, जैसे कि CBI हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी काफ़ी न्यूज़ में था, लेकिन वो हमने हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, इसीलिए दोबारा उसे रिपीट करना उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। सेम उसी तरीके से जो हमारा गवर्नेंस का कोर्स है, गवर्नेंस के कोर्स में हमने ई गवर्नेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, तो इसलिए दोबारा ई गवर्नेंस को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो उसमें मतलब नहीं बनता कि ई गवर्नेंस क्या है। लेकिन फिर भी शॉर्ट इसमें मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता ही दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर करंट अफेयर का रिविजन कर रहे हैं, है ना, साल भर के करंट अफेयर हम रिवाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका फाउंडेशन जो है वो हुआ ही होगा, या फिर अगर नहीं हुआ है तो आप फाउंडेशन कोर्स जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो MM एकेडमी में। अब यहाँ पर फर्स्ट एवर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जो है 2019, यहाँ पर रैंकिंग रिलीज की गई है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें 4 कैटेगरीज में किया गया ऐसा देखने को मिलता है। यूनियन टेरिटरी 7, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिल स्टेट्स 11, रिमेनिंग स्टेट्स 18, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर वेबसाइट्स।
अभी देखिए क्या है यहाँ पर हमें उसके पहले, जैसे अभी अगर हम देखते हैं तो 28 स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कब हुआ ये, मतलब NESDA 2019 असेसमेंट जो है ये एम करता है इंप्रूविंग द ओवरऑल ई गवर्नेंस डेवलपमेंट। ई गवर्नेंस को हमें इंप्रूव करना है। गवर्नेंस क्या है मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारे जो पेरेंट है वो हमारे पेरेंट है, माँ बाप हमारे पेरेंट है, वो जो भी हमारे लिए कर रहे हैं वो उनकी पेरेंटिंग है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जो सरकार है वो हमारे लिए गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए जो कुछ भी कर रही है वो हमारे लिए गवर्नेंस है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर ई प्लेटफॉर्म पर चली जाए, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चली जाए, ठीक है। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो जैसे जो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं, आधार बोलिए, है ना, जनधन आधार मोबाइल जो हम बोलते हैं, तो जो भी यहाँ पर ऑनलाइन और जेम पोर्टल जो हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल आ गए हैं, है ना। तो ये जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें आ रही है, जैसे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल आता है, ऑनलाइन आप जो आपके समस्याएं बता सकते हैं उसका निवारण हो जाएगा, ऑनलाइन आप बिल पे कर सकते हो। तो ये सब क्या हो रहा है, ई गवर्नेंस हो रहा है। मतलब ई प्लेटफॉर्म पर जो गवर्नेंस है वो यहाँ पर किया जा रहा है, गवर्नमेंट के लिए जो ई प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लाया जा रहा है, ई गवर्नेंस उसे हम कहते हैं, शॉर्ट इसमें बता। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये इवेल्युएट किया जाता है। इसमें 7 की पैरामीटर्स होते हैं, जो आपको 7 की पैरामीटर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखने पड़ेंगे। इसमें एसेसिबिलिटी बोलिए, कंटेंट अवेलेबिलिटी बोलिए, कितना एक्सेसिबल है, अवेलेबल कितना है कंटेंट, ईज ऑफ यूज़, कितना इजीली आप यूज़ कर रहे हो। नहीं तो समझ लीजिए कि जैसे अभी हमें कोरोना के टाइम पर जो आरोग्य सेतु ऐप है, कोविन है, रजिस्टर करने के लिए, जो आप वैक्सीन उसका रजिस्टर करने के लिए, वो भी क्या है, ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। तो अगर आप इजीली उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो तो वो फेल हो जाएगा, है ना। तो ये पैरामीटर्स कि कितना इजीली आप कर पा रहे हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एंड सर्विस डिलीवरी किस तरीके की है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी एंड स्टेटस एंड रिक्वेस्ट ट्रैकिंग, कैसा रिक्वेस्ट को ट्रैक किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें 7 पैरामीटर्स हमें देखने को मिलते हैं। 6 सेक्टर्स है इसमें, उसमें हमें फाइनेंस देखने को मिलता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, एजुकेशन देखने को मिलता है, लोकल गवर्नमेंट एंड यूटिलिटी देखने को, सोशल वेलफेयर देखने को मिलता है, एनवायरमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 6 सेक्टर्स जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की रिकमेंडेशंस अगर हम देखते हैं तो इसमें इंक्लूसिव डिजिटल इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पर बनाई जाए, ई लिटरेसी जो है इंक्लूसिवनेस के लिए लाई जाए, क्योंकि अगर ई लिटरेसी आएगी, लोगों को अगर ऑनलाइन काम करते आएगा तो अपने आप इंक्लूसिवनेस बढ़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। एक्सेसिबिलिटी जो है हायर अपटेक की वो यहाँ पर इंप्रूव हो, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जो है फॉर पब्लिक डेटा वो यहाँ पर हो जाए, क्योंकि अगर प्राइवेसी का ही हनन हो, मतलब ऑनलाइन हम दे रहे हैं, ऑनलाइन पूरा माल बेचा जा रहा है, हमारा डेटा भेजा जा रहा है, तो मतलब रहेगा कि नहीं, वो सिक्योर्ड रहना चाहिए। नए टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड गवर्नेंस वो होना चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। रैंकिंग अगर हम देखते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर लीडर उभर कर आए हैं अमंग द यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स। देन हरियाणा, राजस्थान अगर हम देखते हैं लीडिंग स्टेट्स हैं यहाँ पर अंडर द रिमेनिंग स्टेट्स कैटेगरी कंप्राइजिंग 18 स्टेट्स। टर्म ऑफ पोर्टल केरला जो है उसने हाईएस्ट स्कोर किया है इन स्टेट यूनियन टेरिटरी कैटेगरी पोर्टल्स अगर हम देखते हैं। देन वेबसाइट जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये विनिंग है अंडर द असेसमेंट ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विस पोर्टल एंड मिनिस्ट्री पोर्टल्स ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स, ये लीडर इमर्ज हुई है सभी पैरामीटर्स पर। तो ये क्या है, ये आपको सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं विमेन एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन के बारे में। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है परमानेंट कमीशन के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो बड़ी न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब छोटी न्यूज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसमें थोड़ी ज़्यादा हो, वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रूल किया है शॉर्ट सर्विस कमीशन विमेन ऑफिसर्स ये एलिजिबल है परमानेंट कमीशन कमांड पोस्ट आर्मी। देखिए आर्मी में कुछ ऐसे पोस्ट होते थे जहाँ पर महिलाओं को एलिजिबल नहीं किया जाता था, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप देखोगे शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है स्कीम, उसके तहत महिलाएं जो उनको कमीशन किया जाता है आर्मी में फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो एक्सटेंड की जा सकती थी 14 ईयर्स। ठीक है। अब क्या है, जब आपको रिटायरमेंट लेना है तो 20 ईयर जो है मिनिमम आपको सर्व करना पड़ता है ना। तो वहाँ पर समस्याएं खड़ी होती थी। अब यहाँ पर वर्डिक्ट जो है वो आया, नियरली 10 ईयर ओल्ड जो अपील की गई थी, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। समझ रहे हो, यहाँ पर हमारे इसमें बोला गया डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर सेक्स की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर उसका निर्णय जो है हमें देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर किया गवर्नमेंट को कि वहाँ पर जजमेंट जो है 3 मंथ्स इंप्लीमेंट किया जाए। विमेन को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स में वो नहीं जा सकती है। ठीक है, आर्मी, एजुकेशन कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, इंटेलिजेंस कॉर्प नहीं जा सकती है, इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता था उनको।
मेल एसएससी ऑफिसर जो है वो ऑप्ट कर सकते थे परमानेंट कमीशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को, जो महिलाएं नहीं कर सकती थी, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर लाया गया है कि नहीं, यहाँ पर एलिजिबल है, जो विमेन है दे आर ऑल्सो एलिजिबल। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एलिजिबल फॉर कमांड पोस्ट, मतलब कोर्ट ने यहाँ पर हेल्ड किया विमेन ऑफिसर जो है वो भी अब एलिजिबल है कमांड पोस्ट के लिए नॉन कॉम्बैट एरियाज में, ठीक है। जो यहाँ पर विमेन जो है उनको एब्सोल्युटली बाहर कर दिया जाता था, वहाँ पर क्राइटेरिया उनके लिए नहीं लाया जाता था, ठीक है। तो ये इक्वालिटी जो अंडर आर्टिकल 14 उसको वायलेट करता था। कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि सिंस अपॉइंटमेंट जो है नॉट ऑटोमेटिक फॉर मेन ऑफिसर्स, सो वुड बी फॉर वुमेन एंड लेफ्ट द आर्मी टू टेक अ कॉल ऑन द केस बेसिस, ठीक है। वो देखते थे, तो यहाँ पर बोला जा रहा है महिलाओं को भी शामिल करो भाई साहब। अब यहाँ पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया गया कि यहाँ पर जो वुमेन है उनके प्रति जो प्योरली यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट करती है, पैट्रियार्कियल नोशन जो है यहाँ पर निकल कर आता है, पुरुष प्रधान सोसाइटी निकल कर आती है, सेक्स स्टीरियोटाइप, यहाँ पर जो महिला है ये काम नहीं कर सकती, इसलिए उनको उस फील्ड में नहीं जाने देना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर डिग्निटी ऑफ इंडियन आर्मी जो उसको भी यहाँ पर ऑफेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लैक ऑफ आंगनवाड़ी इन अर्बन एरियाज, अब यहाँ पर अर्बन एरियाज जो यहाँ पर आंगनवाड़ी का कमतरता हमें देखने को मिलती है। रिसेंटली गवर्नमेंट का रिस्पांस यहाँ पर आया टू द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्वेरी, जहाँ पर उन्होंने रिवेल किया है कि एवरी 100 आंगनवाड़ी बेनिफिशियरी इन द कंट्री ओनली 7 आर इन अर्बन एरियाज। तो 7 अर्बन एरियाज में काफी शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है आंगनवाड़ीज का। तो ऐसा स्टेटमेंट सीधा आपको सकता है देयर इज लैक ऑफ आंगनवाड़ीज इन अर्बन एरियाज। तो इससे मोस्टली हमें लगता है कि रूरल एरिया में होगा यार, अर्बन एरिया में क्या तो कमी है, किस चीज़ की कमी है। तो ये यहाँ पर आपको खेला जा सकता है आपके साथ। यहाँ पर मिन्यूस्कुलिन प्रेजेंस जो है बेनिफिशियरीज ड्यू टू लैक ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर अर्बन एरियाज में, एंड ये पुअर कवरेज दिखाता है बाय इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम इन अर्बन एरियाज, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है काफ़ी कम है। आंगनवाड़ी सेंटर अगर हम देखते हैं या फिर डे टू डे केयर अगर हम देखते हैं, सेटअप किए जाते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम के द्वारा। स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें अगर हम देखते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूलिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स, रेफरल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में। इसमें अगर आप प्री स्कूलिंग या नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, रेफरल सर्विस, ये सब होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना, ये इसका एम है। क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, उनकी जो डेथ होती है उसको कम करना है। माल न्यूट्रिशन जो उसको यहाँ पर कम करना है। चिल्ड्रन जो एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, ये सभी इसमें बेनिफिशियरी होते हैं। क्लियर है? लेस नंबर ऑफ आंगनवाड़ी अगर हम देखते हैं, थोड़े आंकड़े, जिससे कि अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आए, मेंस में अगर लिखना है, थोड़े आंकड़े आपको पता रहना चाहिए। 13.79 लाख आंगनवाड़ी ऑपरेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड 1.09 लाख सेंटर जो अर्बन एरियाज में, रिमेनिंग 8.22 लाख अगर हम देखते हैं रूरल एरिया में, ठीक है। तो काफ़ी स्कोप हमें देखने को मिलता है न्यूट्रिशन ये सब के लिए। मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स आप सभी को पता होगा, रिसेंटली डिबेट जो है मोशन ऑफ थैंक्स पर हुई थी टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, ये लोकसभा में हेल्ड की गई थी। प्रेसिडेंट एड्रेस अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 87 के तहत यहाँ पर स्पेशल एड्रेस जो है प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि फर्स्ट सेशन जो रहेगा आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, कोई भी जनरल इलेक्शन जो होता है, ठीक है, टू द हाउस, यहाँ पर फर्स्ट सेशन हर साल का जो होता है, मतलब समझिए जनरल इलेक्शन हुआ, लोकसभा नहीं चुनकर आई, नई सरकार आई, उसके बाद जो फर्स्ट सेशन रहेगा वो यहाँ पर राष्ट्रपति देंगे। एंड हर साल जो पहला सेशन रहेगा, ठीक है, मोस्टली वो बजट के टाइम पर हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट फेब को बजट होता है ना। तो हर साल का जो पहला सेशन रहेगा वो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर एड्रेस जो उसको स्पेशल एड्रेस कहा जाता है, ऑल्सो एनुअल फीचर कहा जाता है। नो अदर बिजनेस ट्रांजेक्टेड बिल प्रेसिडेंट हैज एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। एड्रेस जो है दोनों हाउसेज को रहना चाहिए जो साथ में हो रहे हैं। डिस्कशन जो है इसमें यहाँ पर अलग अलग चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, देन मोशन ऑफ थैंक्स डाला जाता है जहाँ पर उसको पास किया जाता है, और ये पास होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर ये पास नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि यहाँ पर सरकार जो उसकी बहुमत नहीं है, सरकार गिरने वाली है, ठीक है। जनरली 3 दिन अलॉट किए जाते हैं डिस्कशन ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स को, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो मोशन ऑफ थैंक्स है पास होना चाहिए हाउस में, अदरवाइज यहाँ पर गवर्नमेंट का डिफीट है ऐसा यहाँ पर दिखा जाता है, ठीक है। लैक ऑन कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में वो भी दिखाया जाता है, अदरवाइज जैसे रिजेक्शन ऑफ मनी बिल, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो उनका बहुमत नहीं है। सेंसर मोशन अगर पास हो रहा है, अर्जेंटमेंट मोशन पास हो रहा है, तो उससे भी पता चलता है गवर्नमेंट का बहुमत नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट वाइटल इश्यूज पर अगर डिफीट हो रही है तो वहाँ पर भी पता चलता है। एंड कट मोशन अगर होता है तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ऐसा आ सकता है कि और कौन कौन से मेजर्स है मोशन ऑफ थैंक्स के अलावा, और कौन कौन से मेजर्स है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है गवर्नमेंट का वो लैक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन दी गवर्नमेंट। तो कौन कौन से मेजर, तो ये सारे वेज हैं, ठीक है।
देन फेशियल रिकॉग्निशन जो है इलेक्शन के लिए वो यहाँ पर आ रहा है। अपकमिंग तेलंगाना अर्बन लोकल बॉडी स्कूल स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल करेगी यहाँ पर रियल टाइम ऑथेंटिकेशन ऑफ वोटर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन इस्तेमाल होने वाला है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब होने वाला है, मतलब ये हम पुरानी 2020 की देख रहे हैं इसलिए विल बी ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। काउंटर इम्पर्सनेशन ऑफ वोटर्स, मतलब दोबारा अगर कोई इंसान आ रहा है तो उसको हम यहाँ पर पकड़ लेंगे, ठीक है। फोटोग्राफ्स टेकन विल नॉट बी स्टोर्ड और यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, ये कोई और पर्पस के लिए नहीं होंगे कि बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और एडिशनल पोलिंग इंचार्ज वहाँ पर रहेगा। फंडामेंटल राइट एंड OIC कार्ड होल्डर, OCI ओवरसी कार्ड होल्डर, ठीक है, ये जो लोग होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड होल्डर्स होते हैं, ठीक है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट जो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है कार्ड होल्डर्स ये फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं करते हैं गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या है, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जहाँ पर कोर्ट के द्वारा ऐसा बोला गया है कि जो आर्टिकल 19 बोलिए आर्टिकल 21 बोलिए ये सभी लोगों पर लागू होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट बोल रही है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड होल्डर है वो फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं करते हैं हमारे संविधान के, इंक्लूडिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत देखने को मिला। और यहाँ पर अगर आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट टू मेक डोनेशन टू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं की पॉइंट्स, गवर्नमेंट जो है हैज़ नॉट स्पेसिफिकली रिप्लाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इन इंडिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नो फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो स्पेसिफिकली उन्होंने कोई फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं कहा, इन जनरल कहा कि नो फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल टू ओवरसीज। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो ऐसा आपको स्टेटमेंट आ सकते हैं कि नो फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे यार मामला क्या है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। देखिए छोटी छोटी बातें होती है लेकिन याद रखनी पड़ती है ना। देन यहाँ पर अगर आप देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्टैट्यूटरी राइट है एंड नॉट अ फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सेंटर ने जो कहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो भी उनको कहना है वो उनका स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है। उनको संविधान के तहत वो चीज़ नहीं मिली है, स्टैट्यूटरी हमने जो एक्ट बनाया उसके तहत उनको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल केसेस में कहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये एनरिच्ड इन द आर्टिकल 19 एंड ग्रांटेड सिटीजन आर्टिकल 21 विच इज़ गारंटीड टू ऑल नेचुरल पर्सन। सभी नेचुरल पर्सन जो होते हैं, नेचुरल पर्सन क्या है कि सभी यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो नेचुरल पर्सन रहते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अगर हम देखते हैं तो उसके अवार्ड हमें देखने को मिले। बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश मोर देन आंध्र प्रदेश देन हरियाणा। देन स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ उसमें दादरा एंड नगर हवेली, देन हिमाचल प्रदेश, देन चंडीगढ़। देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग पॉपुलेशन इंदौर, कुर्नूल, है ना। देन डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर सरचिप, पुणे, पुदुचेरी, ये सब हमें देखने को मिले। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसके रिगार्डिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये क्या है, कौन सी योजना है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है इसलिए आपके लिए भी कुछ होमवर्क रहना चाहिए, तो ये है। अब एक यहाँ पर पोर्टल है जो कि संतुष्ट पोर्टल, नाम ही बता है संतुष्ट, मैं वो संतुष्ट हूँ। संतुष्ट कब होंगे, जो भी आपकी ग्रीवेंसेस है उसका रिड्रेसल अगर हो रहा है, वो एड्रेस किए जा रहा है, तो हम कहेंगे संतुष्ट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उन्होंने लॉन्च किया संतुष्ट पोर्टल, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन जो है लेबर लॉज का ग्रास रूट लेवल पर मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। लेबर लॉज का, लेबर लॉज किससे रिलेटेड, लेबर लॉज, संतुष्ट लेबर लॉज, ठीक है। संतूर लेबर लॉज उससे रिलेटेड ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव है संतुष्ट का कि प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इफिशियंसी, डिलीवरी, पब्लिक सर्विस एंड इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी स्कीम ऑफ लेबर मिनिस्ट्री थ्रू कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग। तो ये लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है, संतुष्ट, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म है फॉर फाइनेंस, फॉर ये फलाना ढिमकाना, वो हो सकता है, लेबर के लिए है ये, ठीक है। गवर्नमेंट ने एम किया है कि यहाँ पर 4 कोड जो वेजेस जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करे जाए और यहाँ पर जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको ईज किया जाए। संतुष्ट पोर्टल हमें देखने को मिलता है। देन ट्रीटिंग अ चाइल्ड विटनेस। अब चाइल्ड विटनेस जो होता है, आपने कोई भी गुनाह किया या फिर किसी ने कोई भी गुनाह किया, उसके लिए अगर चाइल्ड विटनेस है, बच्चा जो है वो अगर विटनेस है, विटनेस आपको पता है जिसने देखा है, आंखों देखा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या, किस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। PIL जो है फाइल की गई कर्नाटका हाई कोर्ट में, जहाँ पर गाइडलाइंस मांगे गए
ठीक है, कि पुलिस को यहाँ पर आप इंट्रोगेट करो माइनर्स इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग विद द जुवेनाइल जस्टिस यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो आ रहा है या नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म ऐसे आपको लिंक करना पड़ेगा कि साला इसमें भी जुडिशियल एक्टिविज्म हमें देखने को मिल रहा है ना। रिलेवेंट यूएन रिजोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कन्वेंशन जो है राइट टू चाइल्ड 1989 ये बोलता है कि यहाँ पर बच्चे जो है ना, वेदर अंडरटेकन बाय पब्लिक और प्राइवेट सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, कोर्ट ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यहाँ पर चाइल्ड शैल बी प्राइमरी कंसिडरेशन। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का, ठीक है, साइन किया 1992 में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया सिग्नेटरी है। गाइडलाइंस अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो यही है कि केयरिंग एंड सेंसिटिव मैनर के साथ उनको ट्रीट किया जाना चाहिए, है ना। जो डिस्ट्रेस है, जो ट्रॉमा है बच्चों को, वो कम से कम हो, ऐसे उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रेंड लोग हैं, स्पेशली ट्रेंड जो है बच्चों को डील करने में, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उन्होंने यहाँ पर अपने साथ लेना चाहिए, जो चाइल्ड सेंसिटिव अप्रोच अपनाए, ठीक है, चाइल्ड को सेंसिटिव तरीके से ये करें। यहाँ पर जो रिपीटेशन है इंटरव्यू का वो अवॉइड करें कि एक ही बार में जितना पूछना है पूछ लो, बाद में उनको खुला छोड़ दो यार, आप बार बार पूछते रहोगे वो परेशान होता रहेगा, है ना। सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन जो है डिफाइन किया जाता है, विक्टिमाइजेशन दैट ऑकर नॉट एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट बट थ्रू रिस्पॉन्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल टू द विक्टिम्स। मतलब समझ लो कि यहाँ पर जो किसी के साथ गुना हुआ, विक्टिम के साथ कोई गुना हुआ है, ठीक है, अब गुना हुआ है लेकिन उसकी पूछताछ जिस तरीके से होती जा रही है उससे और उसको तकलीफ हो रही है, तो वो क्या हो गया वो हो गया यहाँ पर सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। तो ये टर्म्स जो होती है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको आ सकती है कि सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको ऐसा आ सकता है। एज ऑफ विटनेस इन इंडिया अगर हम देखते हैं, एनी पर्सन जो यहाँ पर बिफोर द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एविडेंस या टेस्टिमोनी फॉर अगेंस्ट एनी पर्सन इन्वॉल्व इज कॉल्ड विटनेस। जो यहाँ पर कोर्ट में कोई भी बताने के लिए आ रहा है, ट्रिब्यूनल में कोई आ रहा है, टेस्टिमोनी किसी पर्सन के अगेंस्ट में कि हाँ मैंने उसको वहाँ पर देखा था, हाँ इसने उस पर हाथ उठाया, हाँ इसने इसको मारा है, वो विटनेस कहलाता है। अब यहाँ पर अंडर सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 नो मिनिमम एज फॉर विटनेस जो है वो बताई गई है। चिल्ड्रन एज यंग एज 3 years old हैव बीन विटनेसेस बिफोर ट्रायल कोर्ट सेक्सुअल अब्यूज के लिए। 3 साल वाले बच्चे भी यहाँ पर विटनेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस पर किस तरीके से लादे जाने चाहिए वो यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से छोटे बच्चे जो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ऐसा बोला जा सकता है कि 18 साल से ऊपर वाले ही विटनेस बन सकते हैं, तो ये गलत रहेगा स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर कोई एज नहीं बताई गई है। यूजुअली ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट जो है बिफोर रिकॉर्डिंग टेस्टिमोनी ऑफ चाइल्ड विटनेस डिटरमाइंस हिज और हर कॉम्पिटेंसी ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू गिव रैशनल आंसर, उसका देखा जाता है, कॉम्पिटेंसी भी यहाँ पर देखी जाती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन लॉज जो यहाँ पर चिल्ड्रन से रिलेटेड है उसमें सेक्शन 39F हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग चिल्ड्रन टू गिव अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी यहाँ पर हेल्दी मैनर में जाए, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को जुवेनाइल एक्ट हमें देखने को मिलता है, जस्टिस एक्ट, है ना, एक्ट 2015, जहाँ पर हमें चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच जो है यहाँ पर देखा जाए। देन स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हमें देखने को मिलती है ना, जो इंटरव्यू अगर करना है तो स्पेशलाइज यूनिट के द्वारा किया जाएगा। सेंसिटिविटी के साथ डील किया जाएगा बच्चों के साथ, उनका मानसिक स्तर खराब ना हो। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड की जाएगी, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन पॉस्को एक्ट आता है, पॉस्को एक्ट आप सभी को पता होगा, हमने काफ़ी बार हमारे जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स की सीरीज़ है यूट्यूब पर जो फ्रीली अवेलेबल है उसमें भी ये सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। इंटरव्यू जो है वो सेफ, न्यूट्रल, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होना चाहिए। चाइल्ड जो है उनको यहाँ पर इंसिडेंट क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पर्सन को सपोर्ट किया जाना चाहिए, है ना, काउंसलिंग, यहाँ पर ये सारी चीज़ें सब कुछ होना चाहिए। तो पॉस्को एक्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन हम आते हैं इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020। अब देखिए इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड की गई 21 to 23 फरवरी 2020 न्यू दिल्ली में। तो ये कहाँ की गई, ये भी सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कॉन्फ्रेंसेस होती है। ऑर्गेनाइज की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसने ऑर्गेनाइज की? लॉ मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज की। हमें अक्सर लगता है मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, तो ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम जो है वो थी जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। थीम जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सारे पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस किए गए, जेंडर जस्टिस, कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डायनेमिक इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन इन चेंजिंग वर्ल्ड, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, राइट टू प्रिवेसी इंटरनेट एज में। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता रहना चाहिए। हाईलाइट जो है कॉन्फ्रेंस का वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इंडियन जुडिशरी जो है यहाँ पर बैलेंस रखना चाहिए, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यहाँ पर सही ढंग से सब कुछ लेकर चलना चाहिए, है ना। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज रहना चाहिए,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, जो जजमेंट्स हैं वो यहाँ पर एक्सेसिबल रहना चाहिए टू द कॉमन मैन ऑल्सो, जिससे कि वो यहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेज में अगर रहेंगे, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज में रहेंगी, क्योंकि जुडिशरी की मोस्टली लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, लेकिन अगर वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में रहेंगे तो लोगों तक वो जजमेंट्स पहुंचेंगे जो उनको समझ में आएगा। जेंडर जस्टिस यहाँ पर रहना चाहिए, मतलब ग्रांटिंग इक्वल स्टेटस टू वुमेन इन दी आर्मी, है ना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। गाइडलाइंस ये सब उन्होंने, ग्लोबल रेफरेंस यहाँ पर जस्टिस जो है उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आर साइटेड बाय कोर्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, ठीक है, यहाँ पर बेकॉन ऑफ होप इंडिपेंडेंट डेवलपिंग नेशंस, तो ये हमें देखने को मिलता है। 2001 वर्डिक्ट साउथ अफ्रीकन कोर्ट जो उन्होंने किया, इंडियन केस ऑफ नारायण दास जैन वर्सेस आगरा नागर, ये डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट 1991 टू बेंचमार्क कंपेंसेशन टू बी प्रोवाइडेड व्हाइल एक्वायरिंग लैंड। तो ये देखिए मतलब क्या, हमारे जो केसेस होते हैं वो दूसरे कंट्रीज भी वहाँ पर उसको कोट करती है। ICT जो है ना, उसका यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल होना चाहिए जिससे कि हम स्पीडी ट्रायल कर सके, फटाफट हो सके। इसके लिए ई कोर्ट या फिर वर्चुअल कोर्ट भी हमें देखने को मिलता है, जिसका कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है ना। देन फ्यूचर चैलेंजेस भी है, जैसे कि यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बोलिए, साइबर क्राइम बोलिए, ये सब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। इंटरनल सिक्योरिटी में आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी कोर्स में हमने ये सब कुछ कवर किया हुआ है, क्लियर है। देन वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स 2019, ये हमें देखने को मिलता है। इंडिया का 35th रैंक आया है, ठीक है, रिपोर्ट पब्लिश बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। दिस ईयर स्कोर्ड 53, मतलब 2020 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 2020 की अपडेट होते रहता है, ठीक है। फिनलैंड ने टॉप किया, फॉलोड बाय स्वीडन। इसमें अगर हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स, ये कमीशन बाय लीडार प्राइस फाउंडेशन, डेवलप टू एक्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, जो स्टूडेंट्स की डिमांड है उसको प्रिपेयर करने के लिए। एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रैंक करता है कंट्रीज को उनकी एबिलिटीज़ के बेसिस पर। 3 कैटेगरीज है, पॉलिसी एनवायरनमेंट, टीचिंग एनवायरनमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये तीनों जो है ये आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं कि कौन कौन से बेसिस पर होता है, ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब चैलेंजेस अगर आप देखोगे तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ये यहाँ पर हायर एजुकेशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन चलते हैं, है ना। ऑफन यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो काफ़ी गहरी है, तो रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, इंडिया सेट एग्जाम लाई गई थी, जहाँ पर एशियन अफ्रीकन स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बेंच मार्किंग, फॉरेन कैंडिडेट्स जो यहाँ पर स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो इंडियन हायर एजुकेशन सेंटर में स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फाइनली हमारा यहाँ पर जो फरवरी महीने के करंट अफेयर्स है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब आप पूरी अदा करो, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। उसी के साथ साथ MM एकेडमी जो है उस पर भी फाउंडेशन कोर्स जो है वो ज़रूर आप देखिए, आपको जितनी भी उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन की भी मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और जो PDF है वो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आप फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय।